हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान और आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एंटीपार्टम हेमोरेज। तो एंटीपार्टम हेमोरेज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एंटीपार्टम हेमोरेज का हिंदी में मतलब क्या होता है। यानी हिंदी में इसका मतलब होता है कि जो बच्चा होता है उसके जन्म से यानी उसका जब डिलीवरी होती है उससे पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, लेडी में किसी भी कॉम्प्लिकेशन के कारण मतलब ब्लीडिंग हो रही है बेसिकली, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, 28 वीक। 28 वीक में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, शुरुआत तो 28 वीक से लेकर शिशु के जन्म तक अगर किसी भी प्रकार का रक्त स्राव होता है, रक्त स्त्राव या हेमोरेज होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं। अब इसमें 28 वीक जो मैंने लिखे हैं, 28 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, 28 वीक से पहले ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको किसका चिन्ह माना जाता है, अबॉर्शन का चिन्ह, अबॉर्शन का चिन्ह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको अबॉर्शन का साइन माना जाता है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। इसी से डेफिनेशन किस प्रकार से तैयार करेंगे, इस डेफिनेशन को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसकी समाप्ति तथा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसकी शुरुआत से लेकर शिशु के जन्म तक के अंतराल के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार से महिला में ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में। अब इसमें थोड़ी सी चीज इसमें और ऐड कर दो कि जो 28 वीक से पहले अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो उसको मुख्यतः अबॉर्शन का साइन माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि थर्ड ट्राइमेस्टर का नाम दिया तो थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग होती है किसी कारणवश तो उसको भी एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं, सेकंड में होती है तो भी उसको एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं। लेकिन ज्यादातर इसमें कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर से लेकर जो बच्चे का जन्म होता है उस पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसकी डेफिनेशन में उस चीज को लेके आए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, इससे आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कोज की, इसके कारण की। हिंदी में लिखता हूं इसके कारण। इसके कारण क्या क्या है, तो इसके देखो तीन कारण होते हैं। एक तो होता है दोस्तों इसका कारण प्लेसेंटा संबंधित, प्लेसेंटा संबंधित कारण होता है इसका। उसमें दो डिजीज आती है दोस्तों, वही इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। एक होती है दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया एपरपसीन, एपरपसीन प्लेसेंटी। तो ये दो डिजीज होती हैं बेसिकली जो प्लेसेंटा संबंधित कारक में आती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है भी 35% कोज करती है, और जो एपरपसीन जो प्लेसेंटी होती है भी 35% क्या करती है, कोज करती है इसको, प्लेसेंटा को। तो इनका दोनों मिलाकर 75% सॉरी 70% तो यही कोज करेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्लेसेंटा से के अतिरिक्त अन्य क्या कारण हो सकते हैं। प्लेसेंटा के अतिरिक्त अन्य कारण, इसमें सबसे बड़ा कारक होता है, एक तो होता है दोस्तों किसी प्रकार की इंजरी होना। ठीक है, ठीक है, ये 5% काम करते हैं, अन्य कारक होते हैं ये 5% काम करते हैं। तो 75% कारक हो गया सर्वाइकल कैंसर होना, और तीसरा इसमें बेसिकली जो है वो होता है सर्वाइकल पॉलिप। यानी पॉलिप एक मतलब ऐसा मानो कि पॉलिप का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी क्या होती है, जैसे हमारे गांठें सी बने लग जाती है उनको पॉलिप कहते हैं, ये सर्वाइकल पॉलिप होती है। तो ये होती है 5% कोज करती है। और तीसरा होता है अननोन, मतलब इसका कोई कारण नहीं पता। ये अननोन वाली जो चीजें होती हैं ये होती है दोस्तों 25%। तो आंकड़ा स्पष्ट हो गया, 75% तो बेसिकली ये कोज करती, 5 सॉरी 70
+5 + 25, तो 100% कोज हो गया। ठीक है, तो आज हम मुख्यतः किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया और एबरपसीन प्लेसेंटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही मुख्य कोज करती हैं बेसिकली मुख्यतः एंटीपार्टम हेमोरेज को कौन कोज करती है, प्लेसेंटा प्रीविया और एबरपसीन प्लेसेंटी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, आपको इसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज को आप लिखना शुरू करते हो, लिखकर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो चीजें आपको जल्दी याद होंगी। ठीक है, लिखकर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीजें जल्दी याद होंगी, या फिर उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ तरीके किसी भी ढंग से आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा होती है ना दोस्तों, जैसे ये यूट्रस हमारा, ठीक है, तो प्लेसेंटा की सामान्यतः ऊपरी सेगमेंट या ऊपरी खंड में क्या होती है, आरोपित होती है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होती है, ये है लोअर सेगमेंट में क्या हो जाती है दोस्तों, आरोपित हो जाती है, जिसके कारण ये क्या कर देती है, बेसिकली इस रास्ते को बंद कर देती है। इस रास्ते को जब बंद कर देती है तो इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, सिम्टम होता है, यानी ब्लीडिंग होगी। यानी जब भी शिशु यहाँ पर दबाव डालेगा या फिर यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो यहाँ पर इसका दबाव डालेगा, तो प्लेसेंटा तो है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांस है, उसमें किसी प्रकार के रैप्चर होने के चांस है, तो ब्लीडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इसी कंडीशन को बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में समझते हैं कि सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी खंड में आरोपित होती है। जब आंशिक या पूर्ण रूप से गर्भाशय निचली खंड में आरोपित हो जाती है तो सर्विक्स की तरफ जाने वाली जो ओपनिंग आंशिक या पूर्ण रूप से कवर हो जाती है, ये सर्विक्स है। यहाँ पर आने वाली जो ओपनिंग होती है वो आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होगी दोस्तों, कवर हो गई। प्लेसेंटा यहाँ से जुड़ गई तो आंशिक या पूर्ण रूप से कवर हो जाती है। इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये डेफिनेशन के तहत देखा है। अगर इसकी संख्या की बात करूं कि लगभग ये 200 डिलीवरियां जब होती है ना, 200 डिलीवरियां, उनमें से ये एक में देखने को मिलती है, यानी 1/200 × 100, लगभग 0.5% इसके होने की संभावना होती है, 0.5%। ठीक है, 200 डिलीवरी में से एक डिलीवरी में देखी जाती है प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इसके कोज पढ़ देते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों इसके पढ़ते हैं कोज। इसके कोजेस हैं, तो सबसे पहला कोज होता है इसका दोषपूर्ण डेसिडुआ। दोषपूर्ण डेसिडुआ, तो डेसिडुआ अगर दोषपूर्ण होती है तो उस कंडीशन में बेसिकली जो प्लेसेंटा होती है वो क्या होती है, उसका फैलाव क्षेत्र बढ़ जाता है। जब डेसिडुआ में दोष होता है तो प्लेसेंटा का जो फैलाव होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये एक मुख्य कारण होता है कि वो फैलकर नीचे वाले सेगमेंट में आ जाती है, तो दोषपूर्ण डेसिडुआ। दूसरा इसका कारण होता है दोस्तों निषेचित अंडे का गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित होना, यानी फर्टिलाइज ओवम होता है बेसिकली, फर्टिलाइज ओवम का यूट्रस में निचले सेगमेंट में क्या होना, आरोपित होना या इम्प्लांट होना। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, फर्टिलाइज ओवम का निचले सेगमेंट में आरोपित होना। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका कारण होता है प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्रफल। प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्रफल, ये किस में देखने को मिलता है, इरिथ्रो एक तो होता है दोस्तों इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस और ट्विंस बेबी, ट्विन प्रेगनेंसी और इरिथ्रो
इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस और ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उसमें देखने को मिलता है बेसिकली प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्रफल देखने को मिलता है, और दोस्तों डेसिडुआ के कारण भी इसका सतही क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका कुछ कारण होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, डेसिडुआ का जो दोषपूर्ण होता है, इसमें क्या होता है कि डेसिडुआ के कारण कई बार कोरियोनिक विलाई होती है जो यूट्रस वॉल में अधिक क्षेत्रफल पे क्या होती है दोस्तों, फैल जाती है। तो इसकी प्लेसेंटा प्रीविया एक कारण है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर में एक तो आप ये लिख सकते हो 18-35 वाला, यानी कहने वाले क्या होता है कि अगर महिला की उम्र 18 वर्ष में प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर 35 वर्ष से अधिक उम्र में प्रेग्नेंट होती है, तो उन दोनों कंडीशनों में होने की संभावना होती है प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री, यानी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो ये भी चीज देखने को मिलती है। ये दो तो आप अपने आप में प्रीवियस हिस्ट्री में अगर किसी को है, या फिर 18-35 वाला रेशियो चला दो आप, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी महिला जिसमें प्लेसेंटा का जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल, वो अधिक होता है, तो किस किस में होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है और इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इन दोनों में ही देखने को मिलती है ज्यादा, ठीक है। और पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री, यानी पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की अगर हिस्ट्री है लेडी में, तो उसमें भी होने की संभावना होती है दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, नशे का सेवन करना, नशा किसी भी तरह का हो सकता है, आप उसमें लिख सकते हो, उसके कारण भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। और अधिक बच्चे होते हैं, यानी अधिक बच्चे, किसी लेडी को क्या है 3-4 बच्चे हैं, अधिक बच्चे हैं, और उनमें बच्चों में क्या होता है दोस्तों, अंतराल कम है, अंतराल क्या है दोस्तों, कम है, यानी उनमें अंतराल का जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये इसके क्या हो गया दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो गए। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर में क्या होता है, 18 से 35 वर्ष वाला बताया और प्रीवियस हिस्ट्री बताई, और ट्विन प्रेगनेंसी इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये कंडीशन क्या होती है, ट्विन प्रेगनेंसी और इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये कंडीशन तब होती है जब जो बेसिकली जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान जो प्लेसेंटा होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक हो जाता है। कब होता है, ट्विन प्रेगनेंसी और इरिथ्रोब्लास्टोसिस में। पूर्व में सिजेरियन सेक्शन हुआ है, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह करती है, अधिक बच्चे होते हैं, उनमें अंतराल कम होता है, या अंतराल कम होने की कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप कितने हैं इसकी प्लेसेंटा प्रीविया की, 4 टाइप है, ठीक है, ठीक है। इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ, इस प्रकार से इसको कहते हैं। इसका जो नाम होता है दोस्तों वो होता है लो लाइन प्लेसेंटा, लो लाइन, ठीक है, एक याद रखो, लो लाइन। सेकंड वाले का नाम होता है दोस्तों मार्जिनल, MAR, मार्जिनल, MARGINAL, मार्जिनल, ठीक है। थर्ड का नाम क्या होता है दोस्तों, आंशिक, या और इसका होता है टोटल, ठीक है। प्लेसेंटा आप आगे लगा देना कि भाई लो लाइनिंग प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा, आंशिक प्लेसेंटा, टोटल प्लेसेंटा। लो लाइनिंग में क्या होता है दोस्तों, लो लाइनिंग प्लेसेंटा होगा उसमें बेसिकली जो प्लेसेंटा की स्थिति होती है वो होती तो लोअर सेगमेंट में है, लेकिन जो सर्विक्स होता है उसका जो इंटरनल ओवस होता है, इंटरनल ओवस वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाती है, होती नीचे है लेकिन ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, उसको लो लाइनिंग बेसिकली प्लेसेंटा कहते हैं। और मार्जिनल में क्या होती है दोस्तों, ये यहाँ पर पहुंच तो जाती है लेकिन इसका एक किनारा पहुंच जाता है बेसिकली इंटरनल ओवस तक, लेकिन इसको कुछ भी कवर नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं
मार्जिनल। और आंशिक का मतलब क्या होता है कि यह उस पर बेसिकली इंटरनल ओवर्स तक पहुंच जाती है, सर्विस तक भी पहुंच जाती है, लेकिन ये आंशिक रूप से इसको कवर करती है। टोटल मतलब संपूर्ण रूप से कवर कर लेती है। अब चाहे सर्विस कितना ही डायलेट हो जाओ, ठीक है, और इंटरनल ओवर्स कितना ही डायलेट हो जाओ, लेकिन इसने इसको पूरा कवर कर लिया। तो ये इसके 4 प्रकार होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स की अगर बात करें प्लेसेंटा प्रीविया के सिम्टम्स की, सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स में देखो, एक तो होता है ब्लीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है इसका? ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग कैसी होती है दोस्तों? इसमें पेनलेस होती है, पेनलेस होती है, यानी पेन बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ में क्या होती है दोस्तों? नाइट में होती है, नाइट में होती है, साथ में पेनलेस होती है, नाइट में होती है। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? और कोजलेस होती है, किसी प्रकार का कारण नहीं नजर आता, कोजलेस होती है। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग होगी, पेनलेस होगी, रात में होगी और कोजलेस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स। अब इसके कुछ साइंस साइंस होते हैं, यानी कुछ चिन्ह होते हैं। तो कैसे पहचाने कि प्लेसेंटा प्रीविया होती है? यानी इसमें क्या होता है? यूट्रस सॉफ्ट हो जाएगा एक तो, ठीक है। एक गर्भाशय का आकार होता है वो जो गेस्टेशनल की अवधि के अनुसार होता है, मतलब गर्भाशय का जो आकार होता है वो गेस्टेशनल अवधि के अनुसार ही होता है। अधिकांश कोष में गर्भ शिशु की पोजीशन तथा लाई असामान्य असामान्य होती है, मतलब पोजीशन और लाई तो असामान्य होगी ना, कैसे असामान्य होगी? अब शिशु इस कंडीशन में है, यहाँ पर अगर प्लेसेंटा आ चुकी है तो उसकी पोजीशन है वो क्या सीधी थोड़ी रह सकती है? सीधी पोजीशन कभी नहीं रहेगी। उसकी पोजीशन बेसिकली उसकी जो लाई है वो ट्रांसवर्स रहेगी, इस प्रकार से रहेगी। और उसकी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ब्रीच, ब्रीच प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। और ट्रांसफर उसकी क्या होगी दोस्तों? लाई होगी। महिला में एनीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। बीपी उसकी क्या हो जाएगी? जब भी ब्लीडिंग होती है ना दोस्तों तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पल्स रेट हाई हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना। और प्रेजेंटिंग पार्ट का अधिक ऊंचाई पर स्थित होना, प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अधिक ऊंचाई पर होगा, क्योंकि नीचे तो क्या है? प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा प्रीविया की कुछ जटिलताएं हैं वो थोड़ी देख लो आप। कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं माता के अंदर, सॉरी माता के अंदर। तो माता के अंदर 3 क्राइटेरिया हो जाते हैं बेसिकली। एक तो क्या होती है? गर्भावस्था के दौरान, एक होती है प्रसव के दौरान, और एक होती है दोस्तों प्रसव के पश्चात। 3 कंडीशन दे दी। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो थोड़ा सा इसमें नजर डालना। पहले बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान। तो गर्भावस्था के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो एक तो ब्लीडिंग के कारण लेडी शॉक में जा सकती है, ठीक है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ब्रीच प्रेजेंटिंग या ट्रांसफर लाई हो सकती है, ब्रीच, ठीक है। इसके अलावा प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, यानी लेबर उस समय से पहले आ सकता है, प्री मेच्योर लेबर। तो इसमें 3 ही प्रकार की क्या आती है दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी शॉक में जा सकती है लेडी ब्लीडिंग के कारण, और ब्रीच प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, और जो ट्रांसफर होगी उसकी लाई होगी, और प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। प्रसव के दौरान क्या क्या हो सकती है? जो झिल्लियां होती है उसका जल्दी फटना, झिल्लियों का जल्दी क्या होना दोस्तों? फटना या रैप्चर होना दोस्तों, ठीक है। सर्विक्स का धीमा विस्तार, यानी सर्विक्स है, सर्विक्स का धीमा विस्तार यानी उसका फैलाव। क्यों धीमा होगा? क्योंकि ऊपर क्या है उसके? प्लेसेंटा है, इसलिए धीमा उसका होगा। कोल्ड प्रोलैप्स्ड, ठीक है। कोल्ड प्रोलैप्स देखने को मिलता है गर्भ शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना, ठीक है। तो प्लेसेंटा बाहर नहीं आती शिशु के जन्म के बाद भी, शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा का निष्कासन नहीं होता, बेसिकली डिलीवरी नहीं होती। प्रसव के पश्चात क्या होता है दोस्तों? सेप्सिस और आंशिक प्रत्यावर्तन,
सेप्सिस एक प्रकार की ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन से संबंधित डिजीज होती है, और एक होता है आंशिक प्रत्यावर्तन। आंशिक प्रत्यावर्तन, अब प्रत्यावर्तन का मतलब तो आपने समझा होगा कि कोई चीज है उससे टकराकर वापस आना, उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। आंशिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज टकराकर लौट बहुत धीरे रही, यानी जो बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, उनका वापस अपने जो आकार है उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाती है, बेसिकली उसको कहते हैं आंशिक प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब बात करते हैं गर्भस्थ शिशु में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सॉरी गर्भस्थ शिशु में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो माता में ये कॉम्प्लिकेशन बता दी मैंने। बात करते हैं गर्भस्थ शिशु में। तो गर्भस्थ शिशु की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले तो हो सकती है इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है उसकी। ठीक है, एक इंट्रा यूट्राइन उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और एस्पेक्सिया हो सकता है। एस्पेक्सिया होता है तो श्वास का घुटना, जन्मजात कंजेनाइटल कंजेनाइटल क्या हो सकते हैं, विकार हो सकते हैं, उसको डिसऑर्डर हो सकते हैं, एस्पेक्सिया हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट होता है उसका। ठीक है, लो बर्थ वेट होता है, और बेसिकली यही होती है इसमें। ठीक है, तो इंट्रा डेथ हो सकती है, एस्पेक्सिया हो सकता है, कंजेनाइटल विकार हो सकते हैं, और लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। तो ये इसके अंदर बेसिकली कुछ जटिलताएं कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है दोस्तों। अब डायग्नोसिस में आप क्या कराओगे, बेसिकली डायग्नोसिस में वही है दोस्तों, यूएसजी करवा दो, एमआरआई करा दो, और वेजाइनल एग्जामिनेशन करा दो। तो बस यही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो डायग्नोस भी हो गया आपका, कॉम्प्लिकेशन भी हो गई। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी लेडी के अंदर अगर बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाने की क्या मकसद ही हमारा क्या होता है दोस्तों, कि उसका मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि माता और शिशु दोनों को बचाना, उसकी वेलबींग करना। तो बेसिकली जाने के बाद में उसकी उसकी प्रॉपर जितनी भी जांचें होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सभी चीजें उसकी करना, उसकी प्रॉपर रूप से केयर करना, उसको आईवी फ्लूइड देना, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, अगर उसमें ऐसी स्थिति है, वीकनेस है, स्ट्रोक की कंडीशन है, तो उसको प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहले तो ये होता है हॉस्पिटलाइजेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, महिला को अस्पताल भर्ती करना, 28 वीक के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो महिला की हिस्ट्री लेना। ठीक है, महिला का परीक्षण करना, और ब्लीडिंग की मात्रा का आकलन करने, तो बेसिकली जो पेरिनियल पैड होते हैं, चादरें होती हैं, उसके द्वारा असिस्ट करना, और ब्लीडिंग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वाल्व का इंस्पेक्शन करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, यूएसजी वगैरह करना, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, जो भी टेस्ट होते हैं, एफएचएस वगैरह जो भी है वो करने हैं। आगे प्लेसेंटा प्रीविया का, अब आगे उपचार क्या होगा, तो ये तो सामान्य उपचार हो गया। अब आगे उपचार निम्न बातों पर निर्भर करता है कि प्लेसेंटा की स्थिति कैसी है। सबसे पहले तो प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित है, यानी उसकी कौन सी पोजीशन है, लो लाइनिंग पोजीशन है, आंशिक पोजीशन है, या फिर टोटल पोज वाली पोजीशन है। तो गर्भावस्था की अवधि कितनी हो चुकी है वो भी इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि गर्भावस्था आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लीडिंग की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो भी इंपॉर्टेंट करता है। महिला का गर्भ शिशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति भी इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसके दो मैनेजमेंट होते हैं, एक तो होता है अपेक्षित मैनेजमेंट होता है, और एक होता है दोस्तों एक्टिव मैनेजमेंट, या इसको कहते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब किया जाता है, थोड़ा सा आप सुन लो, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब किया जाता है, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, इसको ही मैं बता देता हूं। इसके दो मैनेजमेंट है बेसिकली। अपेक्षित उपचार की बात करें, सबसे पहले अपेक्षित के लिए क्या चाहिए दोस्तों, अपेक्षित के लिए महिला का सामान्य स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसकी जनरल हेल्थ क्या होती है दोस्तों, जनरल हेल्थ क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ठीक है, तब इसके अंदर अपेक्षित के अंदर लेके आते हैं उसको। ठीक है, ब्लीडिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। गर्भावस्था की अवधि 37 वीक से कम हो, यानी 37 वीक से क्या होनी चाहिए, गर्भावस्था की अवधि कम होनी चाहिए दोस्तों। 37 वीक से क्या होती है दोस्तों, कम होनी चाहिए। ठीक है, 37 वीक से कम होगी, जनरल हेल्थ अच्छी होगी, ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, और महिला प्रसव में नहीं हो, ठीक है, प्रसव की पीरियड नहीं चल रहा उसका, प्रसव में नहीं हो महिला, और 37 वीक से कम हो, प्रसव में नहीं हो, और महिला में एफएचएस उपस्थित हो, या सॉरी फीटस में एफएचएस उपस्थित हो, फीटल हार्ट साउंड
उपस्थित हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, यानी प्रेजेंट लगा दिया मैंने, ठीक है। फिटल फिटल हार्ट साउंड क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। गर्भ शिशु में कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन या कंजेनाइटल डिसऑर्डर नहीं है, यानी कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या है, बच्चे में नहीं है। एक तो ये कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन देखो, पहले सबसे पहले कंडीशन पढ़नी होती है हमें, क्योंकि इसका मैनेजमेंट होता है वो कंडीशन के आधार पर होता है। यानी अपेक्षित मैनेजमेंट होता है, एक होता है दोस्तों एक्टिव मैनेजमेंट। दो प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, तो इसमें कौन सा मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया का पालन हमें करना पड़ता है। जैसे जनरल हेल्थ है, ब्लीडिंग है, 37 वीक से कम है, प्रसव में नहीं है लेडी, एफएसएस उपस्थित है और कंजेनाइटल डिसऑर्डर उसमें नहीं है बच्चे के अंदर, तो ये सभी चीजें अगर होती हैं तो उस कंडीशन में, और गर्भावस्था को 37 सप्ताह तक क्या करते हैं दोस्तों, केवल यही बता देता हूँ आपको, 37 सप्ताह तक उसको क्या कहते हैं, गर्भावस्था को जारी रखते हैं। यहां तक उसको क्या करते हैं दोस्तों, जारी रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके 37 सप्ताह तक जारी रखते हैं। उसके बाद में इसके कुछ 37 सप्ताह तक जारी रखते हैं और प्लेसेंटा प्रीविया का पता लगाने हेतु आंतरिक परीक्षण करते हैं, ठीक है। आंतरिक परीक्षण करेंगे किस लिए, प्लेसेंटा प्रीविया का पता करने के लिए आंतरिक परीक्षण करते हैं। तो इसमें कुछ टाइप देखते हैं, जैसे अगर टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड है, एंटीरियर है, ठीक है, एंटीरियर टाइप सेकंड है और पोस्टीरियर टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर टाइप सेकंड पोस्टीरियर है, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, जो मैंने टाइप बताए थे ना, आंशिक वाला वो वाले, तो इन दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग होगा। यानी 37 वीक तक तो जारी रखते हैं, उसके बाद में प्लेसेंटा का क्या करते हैं दोस्तों, आंतरिक परीक्षण करते हैं। और आंतरिक परीक्षण के दौरान टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, सो और टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया, तो इन दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग होगा। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप फर्स्ट की अगर बात करें, तो फर्स्ट में हमको करना क्या होता है कि हम एआरएम करेंगे, आर्टिफिशियल रैप्चर मेम्ब्रेन। क्या करेंगे दोस्तों, एआरएम करेंगे, आर्टिफिशियल रैप्चर मेम्ब्रेन करेंगे। उसके बाद में यदि दो कंडीशन होती है, यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही और जो बेसिकली रक्तस्राव नहीं हो रहा तथा प्रसव प्रक्रिया संतुष्टिपूर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ब्लीडिंग दोस्तों नहीं हो रही है, ब्लीडिंग क्या हो रही है, नहीं हो रही है, और संतुष्टिपूर्ण दिख रहा है आपको, संतुष्टिपूर्ण प्रसव दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वेजाइना के थ्रू क्या कर दोगे, वेजाइना डिलीवरी करवा दोगे, ठीक है। ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बेसिकली ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं हो रही है और संतुष्टिपूर्ण प्रसव हो रहा है, तो उस कंडीशन में वेजाइना डिलीवरी करा देगी। यदि ब्लीडिंग क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है और असंतुष्टिपूर्ण होता है, तो वहां पर आप सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट समझ में आया, चलो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अपेक्षित प्रकार का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, जनरल हेल्थ अच्छी है महिला की, ब्लीडिंग उसमें नहीं हो रही है, 37 वीक से कम है उसकी प्रेगनेंसी, प्रसव में नहीं है लेडी, एफएचएस उपस्थित है और कंजेनाइटल डिसऑर्डर उसमें नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको 37 वीक से कम है ना, तो 37 वीक तक तो जारी रखते हैं। उसके बाद में उसका आंतरिक परीक्षण करके प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पता करते हैं। इसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, बेसिकली लो लाइनिंग प्लेसेंटा, और एक था इसमें बेसिकली लो लाइनिंग प्लेसेंटा था, और एक क्या था, लो लाइनिंग प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा। तो इसमें मार्जिनल एंटीरियर प्लेसेंटा है, इसमें मार्जिनल पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, इसमें आंशिक है और टोटल है, तो इन इन दोनों का मैनेजमेंट अलग होगा। इसका सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर जो प्लेसेंटा प्रीविया है, इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एआरएम का मतलब होता है आर्टिफिशियल रैप्चर मेम्ब्रेन करेंगे। उसके बाद में यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही है और प्रसव प्रक्रिया संतुष्टिपूर्ण है तो वेजाइनल डिलीवरी करा देंगे, और ब्लीडिंग हो रही है और प्रसव प्रक्रिया असंतुष्टिपूर्ण है तो उसमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर की, तो इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको वेजाइना के थ्रू डिलीवरी नहीं करवानी, आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो ये आपको मैनेजमेंट समझ में आया क्या, अपेक्षित मैनेजमेंट समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की। बात करते हैं दोस्तों एक्टिव
इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो देख लो। सबसे पहले तो गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक हो, उसमें कम थी अपेक्षित में, इसमें 37 से अधिक हो, 37 वीक से अधिक हो गर्भावस्था की अवधि। ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग क्या हो रही है यहाँ पर, हो रही है, अधिक हो रही है, ठीक है। साथ में क्या होता है, जब गर्भ शिशु मृत हो, यानी गर्भ शिशु क्या होता है, फीटस क्या होता है, डेथ हो चुकी हो, ठीक है। उस कंडीशन में उसमें कोई गंभीर जन्मजात कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की कंडीशन हो, यानी उसके विपरीत अगर कोई कंडीशन हो रही है, जैसे 37 वीक, उसमें 37 वीक कम था, इसमें 37 वीक ज्यादा था, उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें फीटस की डेथ नहीं हो रही थी, इसमें फीटस की डेथ हो रही है, इसमें कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन नहीं था, इसमें है, ठीक है। शोक के लक्षण भी होते हैं इसमें, उसमें शोक के लक्षण नहीं थे सामान्यतः, ठीक है। उसके बाद में यदि गर्भावस्था की अवधि 34 सप्ताह से कम हो, एक कंडीशन और दे दी कि 34 सप्ताह से अगर गर्भावस्था की अवधि कम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, गर्भ शिशु के लंग्स परिपक्व होने के लिए उसको मतलब 37 सप्ताह तक लाने के लिए, और गर्भ शिशु के जो लंग्स होते हैं उनको परिपक्व करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, जिसका नाम होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसका मेडिसिन का नाम क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड मेडिसिन का नाम होता है दोस्तों, ठीक है। ये देते हैं और 37 वीक तक उसको जारी रखते हैं। तो ये अगर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन देख लो। उस कंडीशन में सबसे पहले हमें बिना परीक्षण के सीजेरियन सेक्शन करना होगा, बिना परीक्षण के। यहाँ पर हमें कोई परीक्षण नहीं करना, नो एग्जामिनेशन, और क्या कर देते, सीधा ही सीजेरियन सेक्शन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका मैनेजमेंट बेसिकली एंटीपार्टम हेमोरेज का। इसके बाद में इसका आता है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। वैसे तो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट जो है, जैसे इसमें महिला का असेसमेंट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। महिला का जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं, उसके वाइटल साइंस चेक करते हैं, ठीक है। उसका बेसिकली ब्लीडिंग प्रोसेस करते हैं, ये सभी चीजें करते हैं, सामान्य देखभाल करते हैं। महिला को दवाई देते हैं, 5 जो रूट होते हैं बेसिकली, जैसे राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, ये सभी जो 5 होते हैं इनका पालन करना है। मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, यदि ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, आई फ्लूइड देना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। मरीज की एंजाइटी को कम करने के लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और संक्रमण की रोकथाम करनी पड़ेगी। और इसके बाद में अगर सिजेरियन सेक्शन होता है तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दी जाती है। प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं, 6 घंटे तक नथिंग, 6 से 8 घंटे तक नथिंग बाय माउथ रखते हैं, लिखित कंसल्ट प्राप्त कर लेते हैं। ओटी में उसकी जितनी भी मेडिसिन होती हैं वगैरह होती हैं उसको प्रॉपर रूप से देकर ओटी में भेजा जाता है। उसको एक नंबर दिया जाता है या फिर एक उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया जाता है, और एक उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। उसके बाद उसको ओटी में भेजा जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव में महिला की वाइटल साइंस बार बार चेक करते हैं, दर्द निवारक एनाल्जेसिक देते हैं, और महिला को शांत कूल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, और दवा के साथ ही वो पालन करते हैं। आईवी लाइन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, सॉरी आईवी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, उसका बेसिकली उसको फ्लूइड देते हैं। और जब बॉवल की आवाज सुनाई देना है तब उसको लिक्विड डाइट वगैरह है वो कुछ भी देते हैं मुंह से, अन्यथा इसको मुंह से नहीं देते। शुरुआत में लिक्विड देते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डाइट देते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद में दोस्तों एबरपसिल प्लेसेंटी, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।